वेलकम टू ऑल ऑफ यू दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रजनी पाटनी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। यस, वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे हमारे फेडरलिज्म को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बी स्टार्ट। यस, चैप्टर 2 फेडरलिज्म आपकी क्लास है 10th और सब्जेक्ट है आपका कौन सा, सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक से पार्ट 2 है आपका, और इसमें चैप्टर कौन सा है, फेडरलिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ। फेडरलिज्म शब्द बना है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। दिस इज फेडरलिज्म, लैटिन वर्ड, ओके। ये है लैटिन वर्ड और ये किस वर्ड से बना है, तो ये बना है फोइडस से। फोइडस एक लैटिन वर्ड है, उससे बना हुआ फेडरलिज्म है। और फोइडस का मीनिंग क्या होता है, फोइडस का मीनिंग होता है क्या, तो फोइडस का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी। क्या मीनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रीटी, ओके। अब मुझे ये बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति के बीच में होता है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो या दो से भी ज्यादा लोग की नीड होती है। तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट अकेला आदमी अपने साथ नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी ना किसी दो लोग की जरूरत होती है, या दो हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, या फिर कोई दो चीजें होंगी, उनके बीच में होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रीटी। कॉन्ट्रैक्ट और ट्रीटी में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रीटी में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, जिन्हें दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल फेडरलिज्म में भी यही होता है। जो कंट्रीज फेडरलिज्म को अडॉप्ट करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के फेडरलिज्म को अडॉप्ट करती हैं, वो क्या करेंगी, उस फेडरलिज्म में जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी रूल रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करती हैं। समझ में आया, वर्ड मीनिंग याद रखना। फोइडस लैटिन वर्ड से बना है फेडरलिज्म और इसका मीनिंग है ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट। यस, अब एक सिंपल मीनिंग हम देखते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम। सिस्टम किसका सिस्टम है ये, तो ये सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को चलाने की एक व्यवस्था है। सिस्टम मतलब चलाने का एक व्यवस्था। अब गवर्नमेंट कैसे चलाएगी हमारी पूरी कंट्री को, उसको लेकर फेडरलिज्म होता है एक सिस्टम। तो कैसे चलाती है पूरी कंट्री हमारी गवर्नमेंट, तो देखिए फेडरलिज्म में कैसे करते हैं। तो इसमें होता है विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसमें होता क्या है, तो फेडरलिज्म में होता है कि पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है, ताकि सिस्टम क्या कर सके, हमारी जो गवर्नमेंट है अच्छे से पूरी कंट्री को एक सिस्टमेटिकली क्या कर सके, रन कर सके। इसलिए हम फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि भी दोनों जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे दो लेवल हो गवर्नमेंट का या 3 लेवल्स हो, और गवर्नमेंट के लेवल के बीच में क्या किया जाता है, इस सिस्टम में पावर शेयरिंग की जाती है सारी गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। अब है यूजुअली ए फेडरेशन हैज 2 लेवल्स। यूजुअली गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर फेडरेशन सिस्टम में होता है गवर्नमेंट के 2 लेवल्स होते हैं, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। बट हमने बेल्जियम का केस देखा, वहां पर हमने देखा था 3rd गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही लेवल होते हैं, बट यूजुअली ऐसा होता है, ओके। याद रखना, बेल्जियम का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बेल्जियम में क्या था, 3 लेवल थे गवर्नमेंट्स के। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. फर्स्ट जो हमारी एक गवर्नमेंट होती है, जो कि हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है पूरे नेशनल हमारे नेशन के लिए, नेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एक गवर्नमेंट, ठीक है।
कौन सी गवर्नमेंट होगी? जिसको कुछ कॉमन सब्जेक्ट दिए जाते हैं, कॉमन नेशनल से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट दिए जाते हैं, वो उनसे रिलेटेड क्या करती है? डिसीजन लेती हैं, उसमें जो भी लॉज बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, वो सब कौन करेगा? वो जो आपके नेशनल गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। सेकेंड गवर्नमेंट कौन सी होती है? द अदर्स आर गवर्नमेंट्स आर द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट look after much of the day to day administrating of their states। और जो अदर लेवल होता है गवर्नमेंट का, एक लेवल तो हमने देखा गवर्नमेंट का, वो क्या करेगी? नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड काम देखेगी। अब सेकंड जो भी अदर गवर्नमेंट्स के लेवल्स हैं वो क्या करेंगे? तो वो करते हैं डे टू डे जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का, वो देखती है हमारी अदर गवर्नमेंट्स, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट लेवल कौन देखेगी? नेशनल गवर्नमेंट देखेगी हमारे नेशन मैटर्स को, और सेकंड अदर्स जो गवर्नमेंट्स हैं, लेवल है गवर्नमेंट के, वो देखते हैं डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का कैसे चलता है, उसको हमारी सेकंड लेवल वाली गवर्नमेंट देखती है। वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि भाई उस स्टेट में कैसे हम प्रशासन चलाएंगे, वहाँ की जनता के लिए, वेलफेयर के लिए हम क्या काम करेंगे, कौन सी पॉलिसीज से उस स्टेट्स में फ़ायदा हो सकता है लोगों को। एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि हम कहीं देखते हैं कि कुछ स्टेट बहुत बैकवर्ड होते हैं सोशल से रिलेटेड, तो वहाँ पर सोशल रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती हैं वो गवर्नमेंट्स। तो ये सब कौन करता है? ये हमारी सेकंड लेवल वाली गवर्नमेंट करती है। अब है बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। आपको पता है यहाँ पर ये होता है फेडरेशन में क्या होता है? पावर शेयरिंग की जाती है। पावर शेयरिंग की जाती है, प्लस यहाँ पर क्या दिया जाता है कि उनको सेपरेट कर दिया जाता है, उनकी जो भी पावर है वो एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे की पावर में। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के, मतलब यहाँ फेडरेशन में क्या होगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है वो उससे रिलेटेड काम करेगी, और जो आपकी अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी लेवल्स हैं अदर गवर्नमेंट्स के, वो क्या करेंगे? वो अपना काम अलग से करेंगे, सेपरेट पावर दी जाती है, इसलिए वहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होता है। इसका एक रीज़न है कि इन्हें सेपरेट पावर क्यों दी गई है, ताकि वहाँ पर क्या हो? कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, या दो या तीन जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में क्या हो? कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए पावर शेयरिंग की जाती है। अब अंडर द यूनिटरी सिस्टम हमने अभी देखा फेडरेशन सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सारा का सारा पावर किसके पास होगा? एक यूनिट के पास में, एक गवर्नमेंट के पास में। कौन होगी वो गवर्नमेंट? या तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में होता है आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। दैट मीन आप समझ रहे हैं इसमें क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम में होता है गवर्नमेंट का एक लेवल। हमने फेडरेशन में देखा 2 लेवल्स होंगे या 2 से भी ज़्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट के, बट यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा? ओनली 1 लेवल गवर्नमेंट का। फर्स्ट थिंग समझ में आई। सेकेंड चीज़ ये है कि जो अदर गवर्नमेंट्स होंगी वो एज ए सब यूनिट होंगी, सब ऑर्डिनेट का काम करेंगी, सब यूनिट के तरीके से काम करेगी। किसके अधीन रहकर? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या वो 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो जो भी आपको ऑर्डर देगी उन गवर्नमेंट्स को, जो अदर गवर्नमेंट्स हैं उनको वो फॉलो करना होता है। यूनिटरी सिस्टम में ऐसा होता है, वहाँ एक ही बड़ा होता है, एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, बाकी सारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एज ए सब यूनिट काम करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब यूनिट्स होती हैं। किसकी सब यूनिट होंगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल टू द लोकल गवर्नमेंट, इवन दैट आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? हमारे लोकल गवर्नमेंट को भी क्या कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप ये काम करिए अपने गाँव में, अपने वहाँ पर ये काम करिए। बट फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर नहीं दे सकती है कि भाई आप यहाँ पर ये काम करिए। तो ये डिफ्रेंशिएट समझना है, आपको कंपैरिजन करना है। किसमें? हमें कंपैरिजन करना है फेडरेशन सिस्टम में और यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। वहाँ पर जो भी सब गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो फ्री होंगी अपने डिसीजन के लिए, सेपरेट पावर भी दी जाती है उन्हें। बट यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है?
उनको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मैंने अभी समझाया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरेशन में क्या कर सकती है, फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो ऑर्डर नहीं दे सकती हमारी अदर्स गवर्नमेंट्स को कि भाई आप ये काम करिए, आप अपने स्टेट में ये पॉलिसी करिए, ये रूल्स लगाइए, ऐसा नहीं कह सकती है। बट यूनिटरी सिस्टम में जस्ट लाइक आपका जहाँ पे भी यूनिटरी सिस्टम है, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था, लास्ट अपने चैप्टर जो पावर शेयरिंग का रीड किया था उसमें देखा था यूनिटरी सिस्टम श्रीलंका ने अडॉप्ट किया। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी, लेवल तो गवर्नमेंट का एक होगा, पहला तो ये दिमाग में रखना, और वो जो ऑर्डर देगी बाकी की जो यूनिट्स हैं सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगी, उसके अधीन रहकर काम करेंगी। मतलब आप ये मानिए कि आपकी स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, हेड होता है आपका, प्रिंसिपल होता है। तो आपका प्रिंसिपल आपके जो भी फैकल्टी टीचर्स स्टाफ होते हैं, आपके स्कूल में स्टाफ होता है, सॉरी आपके टीचर्स होते हैं, उनको वो जो प्रिंसिपल जो भी ऑर्डर देता है वो उन्हें फॉलो करना होता है। तो वैसे ही यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, लेवल होगा गवर्नमेंट का एक, और बाकी जो भी गवर्नमेंट्स होगी वो सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेगी, और वो जो ऑर्डर देगा वो सारा काम हमारी जो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स हैं वो करेंगी, ठीक है। बट फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वो ऑर्डर नहीं दे सकते स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स of its own for which it is not answerable to the central government। ये बात की जा रही है फेडरल सिस्टम में क्या होता है, उनको अपनी पावर दी जाती है, खुद की पावर होती है कि वो अपने रिलेटेड क्या कर सकें, कुछ रूल्स बना सकें, कुछ पॉलिसीज बना सकें, ठीक है, फेडरेशन में। और प्लस वो क्या होती हैं कि उनके लिए आंसरेबल नहीं होती हैं कि वो क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड जवाब दें। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे सकती है फेडरेशन में, और ना ही वो आंसरेबल होती हैं कि उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन अपने स्टेट में क्यों फॉलो किया है ये वाला। तो देखिए कितना अच्छा है फेडरेशन सिस्टम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग की गई है जिससे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे, और प्लस क्या होगा, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आंसरेबल नहीं होती हैं, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग अपने क्या करती हैं, स्टेट को डेवलप कर सकती हैं, उस स्टेट की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम कर सकती हैं। Both these governments are separately answerable to the peoples। और यहाँ पर फेडरेशन सिस्टम में क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं वो सेपरेटली अलग अलग रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, जो वहाँ की पीपल्स होते हैं उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्यों, क्योंकि उनको जो भी इलेक्शन हमारे पीपल्स के थ्रू किया जाता है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ फेडरेशन कंट्रीज में, तो फिर वो उनके लिए सेपरेटली आंसरेबल होती हैं कि वो अपने जनता के लिए वेलफेयर का काम करें। अगर आप अपने वेलफेयर का काम नहीं करते हैं तो उस स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जनता हटा सकती है, इसलिए वो सेपरेटली आंसरेबल होते हैं उन लोगों के लिए, ओके, रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ये फेडरेशन सिस्टम में होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरेशन। तो दैट मीन आप फीचर्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझिए। फीचर्स मतलब आप कभी बाजार में गए होंगे मोबाइल लेने, तो आप क्या करते हैं, शॉपकीपर से सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, सर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। बिल्कुल, तो वैसे ही फेडरेशन में हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, तो वो देखिए। तो फीचर्स का मीनिंग समझ में आ गया, मोबाइल का एग्जाम्पल आप दिमाग में रख सकते हैं। तो यहाँ पर फीचर्स क्या क्या हैं हमारे फेडरेशन के, अगर आपको मैंने अभी जो सिस्टम का फेडरेशन सिस्टम का मीनिंग समझाया है उसके थ्रू आप उसके फीचर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक तो डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, किसके बीच में डिवीजन की जाती है पावर की, तो पावर की डिवीजन हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अदर गवर्नमेंट्स होंगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट हो, उनके बीच में की जाती है पावर शेयरिंग। जस्ट लाइक इंडिया, हमारे इंडिया में क्या है, 3 टीयर्स हैं। तो फर्स्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फर्स्ट लेवल पर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड लेवल पे इसी के नीचे पावर शेयरिंग किसको की गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स को। थर्ड लेवल हमारा क्या है गवर्नमेंट का, थर्ड लेवल है हमारा कौन, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर पावर शेयरिंग ऐसे की जाती है, और इस पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग की फॉर्म्स पढ़ी थी,
उसमें कौन सा टाइप है ये पावर शेयरिंग का, आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। और थर्ड थिंग, सेकंड चीज क्या होती है, फीचर्स क्या होता है हमारे फेडरेशन का, तो यहाँ पर होता है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन। दैट मीन वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है रूल और रेगुलेशन की एक बुक, जिसमें रूल रेगुलेशन कोई भी चेंजेस कैसे किए जाने हैं वो सारा का सारा हमारा किस में लिखा होता है, ये सारा लिखा होता है हमारे किस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यही बात कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखी गई है, फेडरेशन सिस्टम, क्योंकि फेडरेशन भी क्या है, हमारा एक सिस्टम है गवर्नमेंट को रन करने का, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी पूरी कंट्री को। तो फेडरेशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, ताकि क्या हो, पावर अलग अलग से स्पेसिफाइड और प्लस क्लियरिफाइड तरीके से लिखी भी होती है, ताकि क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग का मैटर नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है एज ए मतलब फेडरेशन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रिटन, ताकि क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो स्टेट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। अब है इंडिपेंडेंट फेडरल जुडिशरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जुडिशरी को अलग से क्यों रखा गया, तो इसका एक रीजन है। मान लीजिए कि कभी ऐसा फिर भी हो जाए, पावर शेयरिंग तो हमने रिटर्न में करके उनकी पावर अलग अलग बता दी गई है कि इस एरिया में आप काम करेंगे, इस एरिया में आप रूल रेगुलेशन बनाएंगे, बट फिर भी क्या हो कि अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो ये गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में हो गया क्या, कॉन्फ्लिक्ट, कोई चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, तब फिर वो सॉल्व आउट कौन करेगा। अगर नहीं तो क्या होगा, अगर उनके ऊपर कोई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तानाशाही करेगी कोई ना कोई गवर्नमेंट जो मेजोरिटी में होगी, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। बट हमारे यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उनके ऊपर बैठा दिया है जुडिशरी को। एक सेपरेट जुडिशरी होती है जो कि क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं अपने एरिया में, और वो क्या करती हैं, एज ए अंपायर का काम करती हैं। अगर इन दोनों की गवर्नमेंट्स के बीच में, जितने भी गवर्नमेंट्स के लेवल है फेडरेशन में, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन कौन करता है, जुडिशरी। इसलिए फेडरेशन सिस्टम में क्या होना जरूरी होता है, इंडिपेंडेंट फेडरल जुडिशरी होनी जरूरी होती है। और लास्ट हमारा फीचर क्या है हमारे फेडरेशन का, रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट के जब मन में आया, जिस गवर्नमेंट के मन में आया, वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। इसलिए रिज्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है, आप हिंदी मीनिंग भी समझ सकते हैं, ये होता है कठोर। दैट मीन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली चेंज नहीं कर सकती है। जैसे कि हमारे इंडिया के परहैप्स में देखिए, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रात को मन में आया और वो सुबह जाके पार्लियामेंट में क्या किया, हाउसेस की मीटिंग की और वो पास करवा सकती है, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, जिस हाउस में भी, चाहे आपके लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी हाउस में अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया गया है तो सबसे पहले उस बिल को क्या किया जाएगा, उस हाउस से कम 1/3 से पास होना चाहिए। फिर वो जाएगा सेकंड हाउस में सेम प्रोसेस के द्वारा पास होना चाहिए। देन उसके बाद में क्या होगा, हमारे जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनकी जो लेजिस्लेटिव है, वो भी जब आधे से ज़्यादा, हाफ स्टेट से भी ज़्यादा लेजिस्लेटिव उनको क्लियर कर देती हैं, पास कर देती हैं, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में होता है चेंज। इट्स नॉट इजी। आपको लगता होगा कभी आप अमेंडमेंट देखते हैं कि भाई इंडिया में इतने, जैसे कि हमारे इंडिया में लगभग 125 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 124 या 125 लगभग, अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ मैं आपको। तो ये इजीली नहीं हुए, इनके लिए ये सारी प्रोसेस उन्होंने फॉलो की है। तो इसलिए हमारे रिज्ड क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिज्ड होना चाहिए, ताकि क्या हो, जब मर्जी आए वो चेंज नहीं किया जा सके। अब है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरेशन कंट्री, फेडरल कंट्री। हमने हमारी इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए क्या किया, क्या तरीके अपनाए हैं और क्या क्या हमें परेशानियां आई हैं जब हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो वो देखते हैं हम इसमें।
ऑब्वियस है हमारे यहाँ पर क्या था, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। डाइवर्सिटी थी तो नेचुरल बात है कि वहाँ पर एक फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करना, सबको मनवाना। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में 5 जने हैं या 6 जने हैं, 5 मेंबर या 7 मेंबर्स हैं, और 7 मेंबर्स की सबकी थॉट क्या है, डिफरेंट है। आप उनको एक बात के लिए कि आपको जाना है दिल्ली ट्रिप, आपको जाना है कहीं पे भी आउट ऑफ जयपुर या फिर आउट ऑफ कहीं पे भी XYZ, तो फिर आप क्या करेंगे, सबको मनवाने के लिए, क्योंकि सबकी थॉट तो अलग है, तो उनको मनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे इंडिया में क्या था, डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज बेस पे भी, हमारे कल्चर बेस पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, और उसको एज ए फेडरल सिस्टम अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हमें कई टेस्ट देने पड़े थे। तो कौन से हैं टेस्ट, देखते हैं हम। Yes, the Constitution originally provided for a 2-tier system of government। ठीक है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने गवर्नमेंट के लेवल बताए गए थे, 2। याद रखना, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की जाएगी तब हमारे केवल 2 ही लेवल थे, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दूसरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी। और जब हमारे यहाँ पर चेंज होता है, द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट representing the union, the India and the state governments, सेकेंड हो गई। पहली तो हमारी कौन सी गवर्नमेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट, या जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेकेंड गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब लीडर, कुछ समय बाद में क्या हुआ, थर्ड टियर भी हमारा बना दिया गया। कहाँ पर, फेडरलिज्म के लिए वॉज एडेड इन फॉर्म, नाम क्या है उसका, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। कौन सा थर्ड लेवल बनाया गया, तो थर्ड टियर बनाया गया था, कौन सा, लोकल गवर्नमेंट बनाई गई और उसका नाम था पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज। अब द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, ये याद रखना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था थर्ड टियर हमारे गवर्नमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में चेंज किया गया। तब चेंज मतलब अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट का मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, तब जाके हमारे पे थर्ड टियर बनी थी गवर्नमेंट की। ओके, अब बात की जाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको पता है हमारे यहाँ थर्ड टियर तो है, बट हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर दी गई है वो 3 फोल्ड्स के रूप में प्रोवाइड की गई है। किस रूप में, तो याद रखना, प्रोवाइड की कैसे की गई है, 3 फोल्ड में। ओके, ये रहा 3 फोल्ड में। पहली तो चीज है कि पावर शेयरिंग 3 फोल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। ओके, और किन गवर्नमेंट्स के बीच में की गई है, तो ये पावर किससे रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव पावर है। कौन सा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, दैट मीन लॉ बनाना, पॉलिसीज बनाना, उनसे रिलेटेड पावर जो भी है उसे हम कहते हैं क्या, लेजिस्लेटिव पावर। ओके, अब ये किसको दी गई है, तो यूनियन गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है। ओनली 2 गवर्नमेंट्स को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इट कंटेन्स 3 लिस्ट, और इसके लिए दी गई है 3 लिस्ट। देखते हैं कौन से 3 लिस्ट हैं और उनमें किसको कौन से लिस्ट के लिए पावर है, या फिर कौन से लिस्ट में वो रूल रेगुलेशन कौन सी गवर्नमेंट बना सकती है। यस, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा यूनियन। आप फर्स्ट ऊपर मीनिंग देखिए, यूनियन, यूनियन मतलब हमारी कौन सी गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, समझ में आया। तो आप पहले तो कॉन्सेप्ट को मीनिंग ही निकाल लेंगे तो काफ़ी हद तक आप आंसर सही दे सकते हैं। तो कौन सी गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पर जो भी लॉज बनाने हैं या फिर आपके कह सकते हैं पॉलिसीज बनानी है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगी, आपकी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट। इट इज इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और यूनियन लिस्ट में कौन से होंगे, तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो रखे जाते हैं। किस लिस्ट में, याद रखना, यूनियन लिस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट से जो भी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वो किस में आएंगे, क्वेश्चन बन सकता है, तो यूनियन लिस्ट में आते हैं।
और सच इज डिफेंस, कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि आप ये सोचिए अगर स्टेट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी इससे रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड पावर दे दिया जाता तो क्या होता। ऑब्वियस है करेंसी हर स्टेट में अलग अलग चलती तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। आप दूसरे स्टेट में जाते हैं वहाँ पे आपको करेंसी चेंज करानी पड़ती, फिर तीसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको करेंसी चेंज करनी पड़ती। तो इसलिए ये जो भी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी होते हैं, जिनसे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और इजीली हमारी कंट्री रन कर सके, ये सारे पावर दे दिए जाते हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देखिए, एक तो डिफेंस से रिलेटेड होता है, दूसरा आपका फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, बैंकिंग से और कम्युनिकेशन और करेंसी से रिलेटेड इसमें आता है। These subjects need a uniform policy throughout the country। इसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब सब जगह एक जैसा करेंसी हो, सब जगह बैंकिंग पॉलिसीज एक जैसी चले, आपके एक जैसे जो भी क्या कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, आपका कंप्यूटर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको काम करने के लिए रूल रेगुलेशन एक जैसे होने चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए हम इसको यूनियन लिस्ट में रखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। इसके लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल है लॉज बनाने के लिए, कौन सी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ओनली सिंगल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, यूनियन गवर्नमेंट। याद रखना यूनियन लिस्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगी, यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट, और नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। स्टेट लिस्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगी, लॉज बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स। इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज, इसमें कौन से आते हैं, तो याद रखना हमने यूनियन लिस्ट में देखा नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, और लोकल और स्टेट से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होगा, स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कौन से में आएगा, ये आएगा आपका स्टेट लिस्ट में। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पुलिस है आपकी, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है एंड इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। The state government makes laws on these subjects applicable to their jurisdiction। इनको अलग से jurisdiction दिया गया है कि इस एरिया में, मतलब jurisdiction का आप मीनिंग अभी देखेंगे क्या होता है। ये एरिया होता है, इस फिक्स एरिया में, मतलब ये हमारा स्टेट हो गया, कोई भी राजस्थान मान लीजिए, तो इस एरिया में सारे के सारे काम कौन करेगी, वहाँ की राजस्थान गवर्नमेंट। जो पुलिस से रिलेटेड है लॉज बनाने हैं तो वो राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए ये एमपी का एरिया है तो यहाँ एमपी की गवर्नमेंट बनाएगी इस एरिया में। तो जुरिस्डिक्शन होता है, एक फिक्स एरिया होता है उस स्टेट का, जितना भी एरिया है उस एरिया में काम कौन करेगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जस्ट लाइक आपका पुलिस हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, ये सारे सब्जेक्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। ओके, अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको समझ में आता होगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है, ये लिस्ट, इस पर दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। इसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे इस पर दोनों ही गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉज बना सकती है। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ पर, मतलब पहले तो सेपरेट गवर्नमेंट लॉज दे दिए कि भी इस लिस्ट पे आपसे स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, इस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी रखे गए हैं जिस पर दोनों मिलकर भी काम करती हैं। कौन से हैं वो सब्जेक्ट, तो देखिए इट कंटेन्स फॉरेस्ट हो गया, आपका ट्रेड यूनियंस हो गया, और आपका मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं या सब्जेक्ट हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार हमारे दोनों गवर्नमेंट्स को होता है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होंगे उनके लिए रेस्पॉन्सिबल लॉज बनाने के लिए दोनों गवर्नमेंट होती है। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट, मैंने अभी बताया था, पीछे हमने एक बात की थी भाई क्यों ज्यूरिडिक्शन को अलग से सेपरेटली इंडिपेंडेंट किया गया, क्योंकि अगर इनके बीच में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज बनाया, कोई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनाया, ठीक है, उन लोगों के बीच में हो गया कोई कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके लिए ऑब्वियस है कोई उन लॉज के बीच में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तब फिर उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी होता है, एक जुडिशरी। तो द लॉ बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, तो इसके लिए हमें किसको मतलब अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो किसको महत्व दिया जाएगा या किसको प्रिवेल दिया जाएगा, हमारी यूनियन गवर्नमेंट्स को। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट किया गया है, जहाँ पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी ऊपर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। इस वजह से क्या होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स माने जाएंगे। अब रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, दैट मीन हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, 1950 तक हमारा फुल कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था। तो अब आप ये सोचिए अभी आप 2021 में हैं, तो इतने टाइम में क्या न्यू सब्जेक्ट्स और न्यू मैटर्स अराइज नहीं हुए? डेफिनेटली हुए। तो उन सब्जेक्ट्स पे रिलेटेड लॉज बनाने की पावर किसके पास होगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो सब्जेक्ट मेंशन किए हुए ही नहीं है, तो वहाँ पर हमने एक अलग से लिस्ट बना दी है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, और इन पर पावर दिया गया है इन सब्जेक्ट जो भी नए मैटर्स अराइज होंगे, जो नए सब्जेक्ट अराइज होंगे, उन पर लॉज बनाने का काम करेगी कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिड्यूरी का मतलब हो गया जो भी बचा कुचा है, जो हमारी तीनों लिस्ट में नहीं आया, वो अब आएगा हमारी रेजिड्यूरी लिस्ट में, जो भी नया मैटर अराइज हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट द सब्जेक्ट विच डू नॉट इन एनी अबाउ लिस्ट। हमने 3 लिस्ट बात की थी अभी, यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट की। उन तीनों में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो बाकी जो हैं वो कहाँ पर आएंगे? हमारे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स होंगे। तो जस्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, भाई हम उस टाइम कब 1950 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तो कंप्यूटर था ही नहीं, तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट कब होगा? नया होगा। जैसे कि आज आप मान लीजिए IIT से रिलेटेड है, साइबर क्राइम है, ये सारे क्राइम पहले थोड़ी थे, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं था तो साइबर कहाँ से आएगा, साइबर क्राइम कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये सारे सब्जेक्ट आते हैं हमारे रेजिड्यूरी लिस्ट में, और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के लिए लॉज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में है इसलिए। अब सिंस इंडिया इज मेड अप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मैंने अभी बताया था हमने कौन सा फेडरेशन अडॉप्ट किया है। फेडरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके इंडिया में कौन सा फेडरेशन अडॉप्ट किया गया है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर होल्डिंग? तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया है, और इसमें इट्स स्टेट्स डू नॉट होल्ड इक्वल पावर्स। इसका रीज़न है क्यों? क्योंकि हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट किया, तो यहाँ पर स्टेट्स को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है उतनी इक्वल पावर हमारे स्टेट्स को नहीं दी गई है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में बन सकता है कि भाई इसका रीज़न क्या है कि आपके स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी गई, आप हैं तो इज ए फेडरेशन कंट्री। तो इसका रीज़न है हमने अडॉप्ट किया है कौन सा फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सम स्टेट्स लाइक असम हो गया आपका, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371। कौन से आर्टिकल में है? 371 में। ड्यू टू देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, वहाँ पर इसलिए किया गया है ऐसा काम क्योंकि क्या था कि अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, असम हो गया, ऐसे कई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या है सोशल कंडीशंस
जो हमारे बाकी स्टेट्स में नेचुरल कंडीशंस हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो वहाँ के सोशल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए प्लस वहाँ की क्या में ऐसा लिखा गया था कि भाई 1965 का जब टाइम आए तब आप क्या कर दीजिए, हमारी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ करना कर दीजिए बंद। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, बट ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, हमारे उस टाइम 1965 में तो जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उनकी डिमांडेड थी कि भाई इस इंग्लिश को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। और यहाँ तक कि कुछ स्टेट तो ऐसे भी थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मूवमेंट्स चला दिया इस बात को लेकर, इसके अगेंस्ट में। और इसमें क्या हुआ, जो मूवमेंट चला था बहुत ज़्यादा वायलेंट भी होने लगा। इसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु हो सकता है, तमिलनाडु मान लीजिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी और फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। दैट मीन अभी समझ सकते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है दो, कौन सी, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसका रीज़न था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो था 1965 में इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इसका यूज़ करना। बट हमारे जो कुछ स्टेट थे जो हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने इसका कह सकते हैं अगेंस्ट इसके लिए विद्रॉ कर दिया या फिर कुछ भी कह सकते हैं मूवमेंट्स चलाए। तो हमने एक्सेप्ट किया कि भाई आगे हम क्या करेंगे, दोनों लैंग्वेज को चलाएंगे एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए क्वेश्चन हो सकता है आपकी अभी राइट नाउ दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। बट इंग्लिश आपकी शेड्यूल लैंग्वेज में काउंटेड नहीं होगी। 22 लैंग्वेजेस जहाँ पर लिखी हुई हैं उसमें इंग्लिश नहीं आएगी। अब है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या थी हमारे इंडिया में? तो देखिए हम वैसे भी क्या है, हर चीज़ में हम सब में डाइवर्स है, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो चाहे आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हो। तो देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कैसे दिखाई देती है। हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे 2011 में एक सेंसस निकलता है, उसमें देखिए कि क्या आता है डाटा। तो देखिए दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 लैंग्वेजेस विच पीपल आर मेंशन मदर टंग्स। हाँ, मतलब हमारे इंडिया में लगभग 1300 लैंग्वेजेस हैं, 1300 लैंग्वेजेस हैं जिसे एज ए हम क्या करते हैं, मदर टंग के रूप में यूज़ करते हैं। मदर टंग मतलब वहाँ के जो कह सकते हैं उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसे मदर टंग कह सकते हैं, जो हमारे माता पिता बोलते हैं, पेरेंट्स के थ्रू जो बोली जाती है। दिस लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। और जो हमारी मदर लैंग्वेजेस हैं वो कुछ जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनके साथ में बोली जाती हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारा भोजपुरी हो गया, मगधी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया और राजस्थानी हो गया। वो किसके साथ में यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है किसके, हिंदी के साथ में। तो ऐसे अगर हम काउंट करें मदर टंग के रूप में तो टोटल 1300 लैंग्वेजेस आई थी हमारे सामने, कब, 2011 में। और अगर हम मेजर लैंग्वेजेस के साथ में बात की जाती है तो टोटल है 124 लैंग्वेजेस हैं जो कि मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में। तो दिख गया हम कितने डाइवर्स हैं लैंग्वेज को लेकर। ओके, अब है ऑफ दीज 22 languages are not included in the 8th schedule of the Indian Constitution and are therefore called scheduled languages। इन्हें scheduled languages क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं कहाँ पर है, शेड्यूल्ड में मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्ड लिस्ट है वहाँ पर इनका 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई है। तो याद रखना शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हैं, 22 हैं। और कहाँ पर मेंशन है, 8th शेड्यूल में मेंशन है। अदर आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। और बाकी की जो भी लैंग्वेजेस हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। In term of languages, India is perhaps the most diverse country in the world। मतलब इस लैंग्वेज के बेस पर अगर हम बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं लैंग्वेज को लेकर। सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हैं हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस, उनके बारे में बात की जाती है। भाई जब हम रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था हमारा क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे which federalism has been strengthened in practice। तो हमारा स्ट्रेंथ कैसे हो, हमारी जो फेडरलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो देखिए कि ये डिपेंड करता है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी पार्टीज एंड
रियलिटी पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। मतलब हमारा ये जो फेडरलिज्म है स्ट्रॉन्ग कब होगा कि हमारे रियल में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्लस उनके जो भी लीडर्स हैं वो फेडरलिज्म को किस हद तक अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथनेस को बढ़ाता है। When there was a same party both in the center or state, there was no exercise of the state autonomous federal units। मतलब आप समझ रहे हैं, जब एक ही जगह मान लो कि यहाँ पर भी सेंट्रल में क्या होगा, जैसे आपके इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एक गवर्नमेंट है और सेम वैसी सारे स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो किसकी चलेगी? उसी दल की चलेगी, उसी पॉलिटिकल पार्टी की चलेगी। तो वैसे ही क्या होता है, तो फिर हमारा फेडरेशन सिस्टम में जो पावर शेयरिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया था वो क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही कह सकते हैं मम्मी पापा के बच्चे हैं या एक ही दल को फॉलो करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो वहाँ पर पावर शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऑटोनॉमस के काम करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट व्हेन द पास इन द स्टेट्स द गवर्नमेंट वर मेड बाय रीजनल पार्टीज, सेंट्रल स्टार्टेड टू मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। रीजनल पार्टीज जब बनती हैं तो सेंट्रल क्या करती हैं, इस जगह पर जब केवल सिंगल एक गवर्नमेंट का राज होगा तो क्या करेंगी? मिसयूज करना शुरू कर देती हैं। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग क्या करना शुरू कर देती हैं वो लोग, अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना शुरू करती हैं, प्लस आपको जब मर्जी आया वैसा काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट में दोनों में एक तो फेडरलिज्म के जो पावर शेयरिंग का जो मेन चीज़ है उसे फॉलो करने का डिपेंड करता है हमारे लीडर्स पर प्लस उन पॉलिटिकल पार्टीज पर। ऑल दिस चेंज, ये जाकर चेंज होता है कब? जब 1990s में जाकर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में भी चेंज आता है। इससे पहले 1952 से लेकर 1990s तक क्या था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, फेडरेशन का जो रियल एक कह सकते हैं रियल प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आफ्टर 1990 विद द अराइज ऑफ कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट एट द सेंटर में फिर कौन सी गवर्नमेंट बनी? कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का मीनिंग पता है आपको? कोऑर्डिनेशन का होता है या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जब कोई गवर्नमेंट बनाती हैं, उनका कॉमन प्रोग्राम रहेगा। याद रखना इनमें क्या होता है, प्रोग्राम कॉमन रहेगा बट 2 या 2 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक कोऑर्डिनेशन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हम गवर्नमेंट चलाएंगे, हम कंट्री को रन करेंगे, तो उसे कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट कहते हैं। रीजनल पार्टीज स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड लीड टू ए न्यू कल्चर ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तब जाकर 1990s में जाकर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बनती है, तो बिल्कुल एक दल का तो राज हो गया खत्म। जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की भी जो ऑटोनॉमस उन्हें पावर्स दी गई उनको भी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया गया, प्लस हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? हमारे जो भी गवर्नमेंट्स के काम होते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से क्या हुआ, एक बहुत मेजर चेंज हुआ स्टेट और सेंटर के रिलेशंस में। इससे पहले कौन था, केवल सेंटर ही, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल पार्टीज था उसी का राज था और वो क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती थी। बट 1990s में ये सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। अब है कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का, अभी मैंने मीनिंग बताया है, देख लीजिए। ए गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर, ठीक है, ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। कितनी? 2, एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए और यूजुअली पार्टनर्स इन ए कोऑर्डिनेशन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट कॉमन प्रोग्राम। ठीक है, मैंने अभी समझाया था कि उनका कॉमन प्रोग्राम होता है। अब है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है। जस्ट लाइक ये देखिए, यहाँ से सारी पावर कहाँ आएगी, ये सेंटर पॉइंट में, ये ऐसे समझिए, जो भी स्टेट्स की पावर है, सब कुछ पावर है, वो कहाँ आ जाती है, सेंटर में आ जाती है। इसे सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। जब पावर क्या होती है, यूँ बाहर जाती है, सेंटर में जो पावर थी उसका पावर का क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
और पावर का यहाँ पर क्या होगा, सेंटर बहुत सारे हो जाते हैं, एक सेंटर नहीं रहेगा। समझ में आ गया? इस डायग्राम को आप समझ भी सकते हैं, याद रख लेना। तो when power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called decentralization। हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया गया? हमारे इंडिया में क्या था, पहले 2 टीयर्स था, हमने देखा था। गवर्नमेंट में क्या था, 2 ही गवर्नमेंट के लेवल थे। तो उन दोनों गवर्नमेंट के लेवल से पावर लेकर किसको दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट को, और इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए, when power taken away from central and state government और दी किसी गई है, लोकल गवर्नमेंट को, इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब है द बेसिक आइडिया, इसके पीछे हमारा बेसिक आइडिया क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन हमने अडॉप्ट क्यों किया गया? तो इसका रीजन था कि भाई सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, बिल्कुल वहाँ के लोकल एरियाज़ में क्या होता है, कभी सड़क के इश्यूज़ हैं, कभी स्कूल का इशू है, डिस्पेंसरी को लेकर इश्यूज़ हैं। तो जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ से बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता था, उन लोकल लोगों के द्वारा। तो इसलिए हमने क्या किया, लोकल लेवल पर ही बना दी हमारी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और पीपल हैव बेटर नॉलेज प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनके पास बिल्कुल वहाँ के लोग ही जान सकते हैं कि उनको भाई क्या फैसिलिटी सबसे ज़्यादा नीड है। आप मान लो कि उस लोकल एरिया में ज़रूरत थी एक स्कूल की, ठीक है, कि ताकि उनके जो भी बच्चे हैं वो पढ़ सकें। बट हमने जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मेडिकल पहले सुविधा दे दी, बट नीड किसकी थी, ऑलरेडी एक डिस्पेंसरी थी, बट उन्होंने एक और बना दी। तो इसलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया, ताकि जहाँ वहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो वहाँ के लोकल लोग क्या कर सकें, शॉर्ट आउट कर सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ वेयर टू स्पेंड मनी, कहाँ पर उनकी जो मनी है उसको स्पेंड किया जाए, एंड हाउ टू मैनेज मोर एफिशिएंटली, और उसे कैसे ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम किया जा सके। इसलिए हमने एडॉप्ट किया था डिसेंट्रलाइजेशन को। 3rd ईयर जो हमारा गवर्नमेंट का हमने एडॉप्ट किया। अब है इसके साथ साथ क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट इज पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल हमने देखा है ग्राम सभा में क्या होता है, डायरेक्ट लोग वहाँ पर जो होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में, वो सुपरविजन भी करते हैं हमारी ग्राम पंचायत का। तो ये एक सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक तरीका है। तो दिस हेल्प टू इंक्लूड ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो इससे क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है डिसीजन मेकिंग से लोकल लेवल पर। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ के लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली एक गवर्नमेंट हो। तो इसीलिए हमने अडॉप्ट क्या कर लिया, लोकल गवर्नमेंट के रूप में हमने अडॉप्ट किया किसको, हमारी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई, उन्हें हमने अडॉप्ट किया। देयर वॉज ए वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म आफ्टर इंडिपेंडेंट। हम जब फ्री होते हैं तो देखिए वहाँ पर हमने अभी बात की थी 1947 में, और 52 से लेकर हमारा 1990s तक रहता है एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई जो स्टेट में भी मोस्ट ऑफ उसी के पावर होती है। तो भाई क्या हुआ कि हमने फ्री तो हो गए हम 1947 में, बट पावर बिल्कुल भी हमारे क्या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं दी गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात तो की गई थी, बट बहुत कम इफेक्टिव था 1947 से लेकर 1992 तक। इसके पीछे एक काम रीज़न था कि बिकॉज सेल्फ गवर्नमेंट हैव लेस पावर एंड वर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उनको बहुत ही कम पावर दी गई थी और वो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ से होती थी, जो उस स्टेट में जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसके द्वारा वो कंट्रोल होती थी। इस वजह से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया पावर का। अब ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। 1992 में जाकर हमने एक बिग स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया हमने? स्टेप लिया डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, क्या
कि भाई हम क्या करेंगे, अब पावर शेयरिंग इसको कॉन्स्टिट्यूशनली दे दिया गया, दर्जा स्टेटस दिया गया इन्हें, ताकि क्या हो, वो खुद अच्छे से काम कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है और थर्ड ईयर बनाई जाती है। डेमोक्रेसी को मोर इफेक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए कब किया गया, तो याद रखना क्वेश्चन बन सकता है, डेमोक्रेसी को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए कब अमेंडमेंट हुआ, 1992 में। ओके, और इससे क्या हुआ था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को क्या दी गई थी, पावर दी गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। 73 अमेंडमेंट था ये। अब नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। क्या चेंजेस हुआ यहाँ से ये चेंजेस हुआ कि अब क्या होगा भाई, लोकल जो भी गवर्नमेंट है उनका रेगुलर इलेक्शंस किए जाएंगे। इससे पहले क्या होता था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। और क्या चेंजेस हुआ, सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट्स को भी रिजर्व कर दिया गया। इलेक्टेड बॉडीज, एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ द शेड्यूल्ड, किसके लिए, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं उनके लिए, शेड्यूल्ड के लिए ये चीज़ रिजर्व कर दी गई। याद रखना, रिजर्व होती हैं सीट्स लोकल गवर्नमेंट्स में। और किस बेस पे, कास्ट बेस पे, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्व रखी गई। प्लस एटलीस्ट 1/3 जो कंडीशन है, कितना पावर दिया गया है, 1/3 जो पोजीशन है पूरी की पूरे रिजर्वेशन में, वो किसको दी गई, हमारे वुमेन को, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़े। ओके, तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन, याद रखना स्टेट इलेक्शन बनाया गया अलग से, किसको लेकर भाई, ताकि क्या कर सकें, वो स्टेट जो भी हमारे लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस हैं उनको इलेक्शन को करवा सके लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। इसके लिए कौन सा बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अलग से कौन सी बॉडी बनाई गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बॉडी बनाई गई है। अब पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस जो क्या काम करेगी, पंचायत के और म्युनिसिपल के जो भी इलेक्शंस है वो कौन कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बॉडी बनाई गई है वो करेगी। The state governments are required to share some powers and revenue with the local government bodies. The nature of sharing varies from states to state. अब जो पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा कि पावर शेयरिंग की जाएगी लोकल गवर्नमेंट के बीच, बट ये स्टेट टू स्टेट वेरीज होता है। दैट मीन किसी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट्स को कौन सी पावर्स हैं, किसी स्टेट में कम दी गई है लोकल गवर्नमेंट्स को पावर, बट पावर जरूर दी गई है, ये वेरीज होता था। ठीक है ना। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट्स इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, किस नाम से जाना जाता है, जो रूरल एरिया में, याद रखना रूरल एरिया की बात की गई है, रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को हम क्या कहते हैं, तो पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत, तो ईच विलेज मिलकर या फिर ग्राम के कुछ विलेजेस के ग्रुप मिलकर क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत को बनाएंगे। दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, इसमें कौन होगा, तो वार्ड मेंबर्स होते हैं। इसमें मेंबर कौन कौन होंगे, वार्ड मेंबर्स होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पंच कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर्स को पंच कहेंगे। और जो इसका हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसे सरपंच कहते हैं। समझ में आया। ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे पंच, और उसका जो हेड होगा उसे सरपंच कहा जाता है। और रूरल एरिया में बनाई जाती है पंचायती राज। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल, ऑल द पॉपुलेशन लिविंग दैट वार्ड और विलेज। और ये किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे, तो उस वार्ड के लोगों के द्वारा, या फिर उस जो विलेज है उसकी लोकल जो पॉपुलेशन है उनके द्वारा ये इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है ये इलेक्टेड कैसे होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। कौन, हमारे वार्ड मेंबर्स प्लस सरपंच। और इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये क्या काम करती है ग्राम पंचायत, उस जो विलेज से जो रिलेटेड है उस विलेज के लिए क्या करेंगी, डिसीजन लेने का काम करती हैं। ठीक है। अब है द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत किसके सुपरविजन में काम करती है, तो ग्राम सभा। और ग्राम सभा में मेंबर कौन होते हैं, याद रखना, पहले तो किसके अंडर में सुपरविजन में काम करेगी, ग्राम सभा के।
और ग्राम सभा में मेंबर कौन होते हैं, तो जितने भी वो लोकल पीपल्स है, वोटर्स होते हैं उस विलेज के, जो भी एडल्ट हो चुके हैं, 18 या 18 से प्लस हो चुके हैं, जिन्हें वोट राइट मिल चुका है, वो लोग होते हैं हमारे ग्राम सभा के मेंबर। इट इज टू मीट लीस्ट कम से कम ट्वाइस और थ्राइस टाइम इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट टू द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। मतलब हमारे ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है और प्लस बजट को पास करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 बार ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, ये एक मेंशन किया गया है। बट होती है कि नहीं होती है वो आप देखिए, बट होती है 1992 के बाद में ऐसा हो रहा है। अब है द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट टू अप द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट कहाँ तक है, तो ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रूरल एरिया में बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनाई गई है। इसमें क्या होगा, कुछ ग्राम पंचायत, हमने देखा था ग्राम पंचायत कैसे बनी, तो ग्राम पंचायत वो बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर बनी थी या फिर वार्ड्स को मिलाकर, तो ग्राम पंचायत तो बन गई। अब ग्राम पंचायत का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, जिसे हम पंचायत समिति बनाता है, ठीक है, पंचायत समिति बनाएगा। और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को और क्या नाम से जाने जाता है, तो उसको दूसरे अदर नेम है इसके, मंडल हो गया या फिर आपका कह सकते हैं मंडल हो गया और प्लस आपका ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति। ओके, किस लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर, इसलिए इन्हें ब्लॉक भी कहा जाता है। और द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड, ये किसके द्वारा, इसके मेंबर जो होते हैं पंचायत समिति के मेंबर, ये किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो ये इलेक्टेड होते हैं ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरियाज। जितने भी पंचायत मेंबर होंगे, ग्राम पंचायत के जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट किसे करेंगे, पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। जितनी भी पंचायत समितियां हैं वो मिलकर क्या बनाएंगी, मंडल मिलकर क्या बनाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पंचायत समितियां हैं या मंडल है या फिर आप ब्लॉक कह सकते हैं, तो वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, जिला परिषद। वो कहाँ पर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब है मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद में मोस्ट ऑफ मेंबर कहाँ से इलेक्टेड होंगे, तो ये इलेक्टेड होते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, तो एक तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, याद रखना जो उस डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे किसके मेंबर होंगे, हमारे जिला परिषद के। और प्लस एमएलएज, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, ठीक है ना। और प्लस ऑफिशियल होगा, ऑफिशियल लेवल पर भी होता है, तो ऑफिशियल कुछ ऑफिशियल लोग भी होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, तो चेयरपर्सन इसका पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। पॉलिटिकल हेड कौन होगा जिला परिषद का, तो जिला परिषद चेयरपर्सन। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, जिला परिषद चेयरपर्सन इसका पॉलिटिकल हेड होता है। अब वही बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के, जैसे जैसे अर्बन एरिया की, ये हमने देखा था रूरल एरिया में, अब बात करते हैं हम अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया मतलब नगर के टाइप, वहां पर होती है म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप, वो किसके लिए होती है, टाउन में होती है, ठीक है। जैसे गांव में हमने देखा था ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर हमने देखा पंचायत समिति, और जिला लेवल पर हमने देखा जिला परिषद। वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज कहाँ पे होती हैं, तो ये टाउन लेवल पर होती हैं। और जब बिग सिटीज की बात की जाए तो वहाँ पर कौन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिसे हम नगर निगम भी कहते हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जो इलेक्टेड बॉडीज बनाई जाती हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं दोनों, ठीक है। ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। किसका चेयरपर्सन होता है, म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है कौन, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर कॉल्ड मेयर। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑफिसर होता है, उसे हम कहते हैं मेयर। याद रखना, ऑफिसर होगा और उसे क्या कहेंगे,
मेयर, और ये किसका हेड होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। वहीं म्युनिसिपलिटीज की बात की जाए जो कि टाउन लेवल पर बनाई जाती है, उसका हेड कौन होगा? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको फेडरलिज्म पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकेट करना है हमें स्टेट्स को, जो कि पॉलिटिकल मैप है हमारा इंडिया का, जिसमें किसकी बात की गई है? मणिपुर की, सिक्किम की, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। गोवा मैंने आपको पहले ही समझाया था हमारा सबसे स्मॉल है, तो पूरे मैप में आपको जो सबसे स्मॉल स्टेट दिखाई देगा वो हमारा गोवा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा मणिपुर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मणिपुर था, तो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये मणिपुर है जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आता है। अब सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम ये रहा, जो कि हमारे क्या बोल सकते हैं 1975 में जाके हमारा स्टेट बनता है। ये याद रखना, 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता। फिर छत्तीसगढ़ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ आपको याद होगा, सबसे बड़ा पहले कौन होता था? एमपी होता था, जो कि 2000 में चेंज होकर छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये है हमारा छत्तीसगढ़। ये देखिए, ये छोटा सा छत्तीसगढ़, ये एरिया कट के अलग बनाया गया था छत्तीसगढ़, एमपी से अलग हुआ था हमारा छत्तीसगढ़। और अब गोवा, तो ये छोटा सा, सबसे पूरे मैप में यही जगह छोटी सी दिखाई दे रही है ना, एकदम छोटी सी कोस्टल एरिया पे, तो ये है हमारा गोवा। अब आपको इसमें इस क्वेश्चन में इतना ऐसा ही करना था, मैप में लोकेट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है इंडिया के अलावा पॉलिटिकल फेडरल कंट्री की बात करनी है कि भाई फेडरल कंट्री और कौन कौन सी है। तो हम लगाएंगे कौन से? पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, आपको पता होगा ये जो एरिया है इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो पहले तो पाकिस्तान हमारा बिल्कुल हमारा नेबर है, तो इधर ही होगा, बिल्कुल भारत के आसपास ही तो होगा, वहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है, तो ये पाकिस्तान हो गया। अब बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका सबको पता होगा, यहाँ नीचे के एरिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे जो कंट्री है वो कौन सी है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में काउंट होता है। इसमें सिर्फ आपको मैप को लोकेट करना था, और फेडरल सिस्टम की कंट्री के नाम भी याद रख सकते हैं इसके थ्रू। अब I point out one features of in the practice of federalism in India that is similar and feature is different from that the Belgium। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया में भी फेडरेशन सिस्टम है और बेल्जियम में भी फेडरेशन सिस्टम है, तो इन दोनों में क्या तो सिमिलरिटी है, एक फीचर बताना है सिमिलर और एक फीचर बताना है हमें क्या डिफरेंट। तो क्या सिमिलरिटी है दोनों के फेडरेशन को लेकर? तो फर्स्ट सिमिलरिटी देखिए कि भाई बेल्जियम में और प्लस इंडिया में, दोनों में पावर शेयरिंग को एडॉप्ट किया गया है। और पावर शेयरिंग किसके बीच में की गई है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया गया है। और इनमें डिफरेंसेस क्या है दोनों कंट्रीज के बीच में? जो फेडरेशन कंट्री बात की गई है, तो यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। कहाँ पर? हमारे प्यारे भारत में। हमारे इंडिया में क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। और बेल्जियम में हमने पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट रीड आउट किया, वहाँ पर हमने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट। अब व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरेशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट? इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है और आपको एक एग्जांपल भी बताना है, ठीक है। तो द मेन डिफरेंशिएट बताने हैं इन दोनों के बीच में, तो आपको पता होगा पावर शेयरिंग को लेकर है मेन डिफरेंशिएट, क्योंकि पावर शेयरिंग कहाँ होगी? फेडरेशन में होगी और यूनिटरी सिस्टम में नहीं होती है। तो शेयरिंग एग्जिस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट व्हाइल द यूनिटरी फॉर्म देयर इज नो रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम में हमने देखा था सब ऑर्डिनेट के रूप में काम करती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उनका कोई भी अलग से रोल नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे फेडरल सिस्टम का? तो आपका प्यारा इंडिया,
और वहीं बात की जाए यूनिटरी सिस्टम की, तो आपने पावर शेयरिंग में देखा था श्रीलंका, यूनिटरी सिस्टम के लिए हो जाएगा एग्जाम्पल श्रीलंका। याद इजी रहेगा, इसीलिए आप कॉमन जो एग्जाम्पल होते हैं उसे आप लर्न रखिए। State any two differences between the local government before and after Constitution Amendment 1992। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1992 में अमेंडमेंट हुआ उससे बिफोर हमारी लोकल गवर्नमेंट की क्या कंडीशन थी और उसके आफ्टर क्या कंडीशन हो गई, वो कंपेयर करके बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या हुआ, तो जब अमेंडमेंट से पहले हमारे क्या था, इलेक्शन वर नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और नॉट हेल्ड रेगुलरली, बिल्कुल, क्योंकि अलग से कोई बॉडी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन बनाया नहीं गया था, तो क्या होता था, रेगुलर नहीं होते थे, प्लस क्या होता था, स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती थी पूरी की पूरी। और जैसे ही 1992 में अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, SEC भी बोल सकते हैं, तो फिर क्या होगा, रेगुलर इलेक्शन होने शुरू हो गए। ये कब हुआ, 1992 में। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स रिसोर्सेज ऑफ देयर ऑन। 1992 से पहले हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को कोई भी रिसोर्सेज भी नहीं थे और न ही उन्हें कोई पावर्स दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, बट वैसे ही चेंज हुआ और क्या हुआ, उनको पावर्स भी दे दी गई, प्लस आपको रेवेन्यू भी दे दिया गया लोकल गवर्नमेंट्स को, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फिल इन द ब्लैंक। इसमें पूछा गया है, सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज ए, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया था यहाँ पर, फेडरेशन का, तो यहाँ पर था कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन सा है आपको ये बताना है, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, type of federation, all the constituent state have equal powers and states are, जहां पर इक्वल पावर दी जाती है स्टेट्स को, तो स्टेट्स कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर होगा स्ट्रांग। और वैसा विस द फेडरल गवर्नमेंट, बट इंडिया इज ए, इंडिया में कौन सा फेडरेशन सिस्टम है हमारे, होल्डिंग टुगेदर। कौन सा फेडरेशन है इंडिया में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, अब टाइप ऑफ फेडरेशन, एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर्स। बिल्कुल, हमने देखा था मणिपुर और असम ऐसे से अलग से उनको पावर दी गई थी, क्यों, उनकी सोशल सर्कमस्टेंसेस को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, और किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया था स्पेशल पावर, याद है आर्टिकल कौन सा था, 371। कौन सा आर्टिकल, 371। ठीक है, और इन इंडिया डैश गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स, किस गवर्नमेंट के पास में हमारे इंडिया में ज़्यादा पावर है, स्टेट से भी ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा, तो वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। यस, कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया है यूनाइटेड किंगडम में, और स्ट्रॉन्ग बनता है उसको, अगर जब स्टेट को ज़्यादा पावर देंगे तो स्टेट स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और सेंट्रल को दी गई है हमारे इंडिया में ज़्यादा पावर, ऐसे आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया है, नेक्स्ट है हियर आर 3 रिएक्शंस। हमें यहाँ पर दिए गए हैं 3 रिएक्शंस, क्या है वो रिएक्शंस देखते हैं। तो देखिए किसको लेकर बनाए गए हैं, लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर रिएक्शंस हैं। हमने देखा था हमारे फेडरेशन को बनाने के लिए लैंग्वेज पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा एग्जाम था हमारे लिए, टेस्ट था। तो फर्स्ट इंडिया ने, संगीता ने क्या कहा लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी। हमारी जो पॉलिसी अपनाई गई है, जो हमारी लैंग्वेज को लेकर इंडिया में जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, उससे हमारी कंट्री क्या होती है, उसकी यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। संगीता का ये व्यू है। सेकंड उसका अरमान का क्या व्यू है, तो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। तो इससे क्या होगा, डिवाइड होते हैं और वो अपने लैंग्वेज के प्रति कॉन्शियस होंगे। तो ऐसा बताइए, ये सही है कि थॉट की नहीं है।
अब क्या है, हरीश का क्या कहना है? तो हरीश कहता है दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प टू द कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑल ओवर ऑल द लैंग्वेज, ओवर ऑल अदर लैंग्वेज। क्या ऐसा है हमारे यहाँ पर? तो ये बताइए। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं किसी के थ्रू, जैसे संगीता ने, अरमान ने, हरीश ने। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा हमारी पोजीशन को या हमारे इंडिया की कंडीशन को फेवर देता है। तो बताइए कौन सा होता है? तो ये संगीता का व्यू सबसे बेस्ट था। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी, जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है, उससे हमारा एकोमोडेशन मेंशन बाय संगीता करेक्ट रिएक्शन, उसने सही रिएक्शन दिया था। क्योंकि उससे क्या हुआ, हमारे इंडिया बनी है स्ट्रॉन्ग, इसकी इंडिया की जो हमारी कह सकते हैं यूनिटी है वो उससे स्ट्रॉन्ग हुई है। द पॉलिसी of accommodation of mentioned by Sangeeta is a correct reaction to the language policy followed in India. Due to this policy, India stands in unity with states having different languages. और प्लस हमारे इंडिया में देखा था हमने, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, उनको अलग से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी, ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करने का भी उनको राइट दिया गया था कि आप अपने ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं स्टेट्स को, ठीक है ना। तो इससे हमारी क्या हुई, यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई हमारे इंडिया की। भाई सबको राइट मिल जाएगा तो उससे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे, और कम हो गए तो हमारी यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपको बताना है फीचर्स ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है। तो नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये होता है। सेकंड है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये कौन है? ये हमारे गवर्नमेंट के हैं 3 ऑर्गन्स। क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं 3। याद है ना आपको, पावर शेयरिंग में हमने देखा था। तो ये तीनों गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स हैं। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। क्या सुप्रीम पावर दी जाती है गवर्नमेंट को, इलेक्टेड जो होते हैं ऑफिसर्स। और गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड, इसमें जो गवर्नमेंट पावर होती है वो डिवाइड की जाती है किसके बीच में? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा होता है? तो बिल्कुल आंसर डी। क्योंकि हमारे फेडरल गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है, न कि पावर को क्या किया जाता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। तो आंसर हो जाएगा डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है। आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई आई ऐसे करके कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और आपको याद है 3-fold पॉलिसी देखी थी हमने। क्या था? स्टेट लिस्ट और देखी थी जिसमें यूनियन लिस्ट थी, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया था, उनको रूल्स और रेगुलेशन बनाने का, लॉज बनाने का पावर दिया गया था हमारी गवर्नमेंट्स के लेवल्स को। तो यहाँ देखिए यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा आता है, तो आपको याद होगा कि डिफेंस किससे रिलेटेड हो जाएगा। यूनियन लिस्ट में वो आएंगे जो नेशन इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? नेशन इंटरेस्ट से रिलेटेड किस में आएंगे? हमारे कौन से लिस्ट में आते हैं? तो हमारी लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कौन सा आएगा? तो याद रखना नेशन इंटरेस्ट वाले आएंगे। ओके, तो नेशन इंटरेस्ट, डिफेंस क्या नेशन इंटरेस्ट से रिलेटेड है? तो बिल्कुल नेशन इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है हमारा क्या? डिफेंस। तो यहाँ हो जाएगा ए। ओके, अब पुलिस बताइए, तो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड था, तो यहाँ बी स्टेट लिस्ट में कर दीजिए। ऐसे एग्रीकल्चर आपको पता है, एग्रीकल्चर यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन दोनों के पास में थी तो डी हो जाएगा। ऐसे बैंकिंग आपको पता है तो ये ई। ऐसे करके आपको पूरे लिस्ट को क्या करना है, जो सब्जेक्ट जिस लिस्ट में आता है वहाँ मेंशन करना है। चेक करते हैं हम हमारा आंसर। देखिए यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? डिफेंस आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आता है। यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि यूनिफॉर्म रह सके, इसलिए हमने क्या अडॉप्ट किया है कि जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे या जो सब्जेक्ट होंगे वो किसके पास होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
और इस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में क्या है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है और ट्रेड है। और स्टेट लिस्ट में पावर किसको है लॉज बनाने का, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को है। किसको पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा यूनियन लिस्ट में। ओके, अब कॉन्करेंट में क्या होता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है दोनों गवर्नमेंट्स को इक्वल पावर कि आप भी लॉ बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, और प्लस आपकी कौन सी सेकंड गवर्नमेंट है, प्लस हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उनको दिया गया है इक्वल पावर लॉज बनाने का। किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आता है आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज, एडॉप्शंस, ऐसे करके। बट यहाँ पर अगर कभी हो जाता है इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तब क्या होगा, तब प्रिविलेज किसको दिया गया है, तब को किसके लॉज को माना जाएगा, तब यहाँ पर माना जाएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन आएगा कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कभी दोनों गवर्नमेंट्स के लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लॉज को प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कौन से लिस्ट पर लॉज बनाती है, तो स्टेट लिस्ट पे, तो ये मैच सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर बनाती है, तो आपको बताना है यूनियन लिस्ट पे, ये भी राइट है। और सेंट्रल एंड स्टेट को कौन सी लिस्ट दी गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये भी मैच सही है। क्या लोकल गवर्नमेंट को हमारे इंडिया में दिया गया है लॉज बनाने का पावर, तो नो, क्योंकि रेजिडरी सब्जेक्ट जो बचा हुआ सब्जेक्ट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उन सब्जेक्ट्स पर पावर किसको दी गई है लॉज बनाने की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पर पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपको इसमें बताना था इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता। नॉट क्वेश्चन पूछा गया, नॉट मैच करेक्टली, तो जो नहीं मैच हो रहा वो कौन सा हो जाएगा, डी, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, अब है आपको फिर से मिला है क्या, यूनियन ऑफ इंडिया, आपको मैच करना है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग वाली क्वेश्चन है। तो मैच में यूनियन ऑफ इंडिया में कौन होता है, हेड, प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं होता, वहाँ का हेड, हमारे इंडिया का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कौन है अभी लेटेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और स्टेट में हेड कौन होता है, तो क्या सरपंच होता है स्टेट का हेड, नो, तो यहाँ पर तो हम क्या कर देते हैं, नंबर 1 कर देते हैं, तो गवर्नर होता है हमारे किसका हेड, स्टेट का हेड। जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे गवर्नर होते हैं। ओके, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, आपको याद है ये कहाँ पर बनाई जाती है, ये अर्बन या रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में नहीं बनती है, ये बनती है अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और बिग सिटीज में बनाई जाती है। और इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है इसका हेड। आपको याद है, मैंने याद कराया था, एज ए ऑफिसर होता है मेयर, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। अब ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सरपंच। ये हो जाएगा 3rd, ये हो जाएगा 4th, चेक करते हैं 1 2 1 4 2 3, यस, कहाँ पर है हमारा ऐसा, तो पहले चेक करते हैं, पहले का आंसर हमारा ये रहा 1 1 1 1 1 1 1, ए, यहाँ पर मैच हो रहा है, तो सी आंसर होगा क्या, क्योंकि डायरेक्ट ही आंसर आ गया है, तो आंसर सी, क्योंकि अपन ने पहले से ही आंसर निकाल लिया है। तो आप ऐसे भी पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हैं, कई बार आपको जब आंसर नहीं आता है मैच फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको क्या मिला गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अब आपको बताना है इसमें राइट और रॉन्ग। तो इन ए फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड, क्या यहाँ पर बिल्कुल उनका जो एरिया है डिमार्क्ड होता है, ऐसा बताया गया फेडरेशन में।
फिर इंडिया इज ए फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स आर specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects. तो उनको अलग से पावर दिया गया है उनके सब्जेक्ट्स पर रूल रेगुलेशंस बनाने के लिए, तो ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। अब सी की बात करते हैं। क्या श्रीलंका, जो आपने पावर शेयरिंग में भी देखा था, यहाँ पे भी हमने श्रीलंका की बात की गई है, तो क्या फेडरेशन सिस्टम है वहाँ पर और पावर दी गई है, डिवाइडेशन है? तो नहीं, श्रीलंका में क्या देखा था हमने, यूनिटरी सिस्टम था, तो सी नहीं होगा। डी में क्या है, इंडिया इज no longer a federation because some powers of the states have been devoluted to the local governments bodies. तो क्या अब हम फेडरेशन कंट्री नहीं है? तो अभी भी हम एज ए फेडरेशन कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भले ही लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है स्टेट और सेंट्रल से लेकर, बट आज भी हम क्या हैं, फेडरेशन कंट्री। तो ये भी हो जाता है कट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी कहाँ पर दिया हुआ है आंसर, तो सी आंसर हो जाएगा, ए बी राइट, यस ए बी इज राइट। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, दक्षांश एजुकेशन के साथ जुड़ते रहे। गूगल प्ले से हमारे दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली हमसे क्वेरी कर सकते हैं लिंक पे। और प्लस आपको हमारे दक्षांश एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस जो टर्म 1 के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।